हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो जो आपका आगामी यूपी टेट होने वाला है, जो जनवरी 2026 में जैसा आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उसी क्रम में जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो में विगत वर्ष के प्रीवियस ईयर को देखें, उसी क्रम में आज की वीडियो से हम सिलेबस 1 बाय 1 पढ़ाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। और ऐसा भी रहा दोस्तों, मैं आपसे इस चीज़ की प्रोमिस करता हूं कि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको वीडियो में न मिल जाए और आपका आगामी यूपी टेट एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि प्रश्न की हर प्रकार की श्रृंखला को कवर करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहेगा। ठीक है, देखिए आपको बता दें, जब से यूपी टेट कराना स्टार्ट हुआ 2011 से, तब से लेकर और अब तक जितने भी यूपी टेट हुए हैं उनमें जो वर्णमाला से प्रश्न बने हैं सभी को मैंने एक जगह रखा है। और एक जगह रखने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप देख लीजिए कि वर्णमाला से कितने प्रश्न बने हैं और प्रश्नों का लेवल क्या रहा है, या उससे रिलेटिव और प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। ठीक ना, तो इसकी वीडियो आप पूरा स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा। और यूपी टेट आज तक के पेपर का वर्णमाला से बने हुए प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी और एक ही वीडियो में वर्णमाला खत्म कर लेंगे। पेपर से पहले आप देख लीजिए। और आज की वीडियो का स्लोगन रहेगा 30 में 30 नंबर पक्का, किसमें, तो यूपी टेट के हिंदी में। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो बना कब है दोस्तों, तो 2018 में प्रश्न बना था वर्णमाला से रिलेटिव। ये 2018 में यूपी टेट आयोग द्वारा प्रश्न पूछा गया था, याद रखेंगे। ये प्रश्न क्या था कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, आपको यही बताना है दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे देखिएगा दिया है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। याद रखेंगे कौन सा नहीं है पूछा है, सॉरी, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो निम्न में से कौन सा ऐसा व्यंजन है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है, यही बताना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैं बता दूं, संयुक्त व्यंजन अगर कोई आपसे पूछे कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। याद रखिएगा, प्रश्न ए बन चुका है और प्रश्न ए बन भी सकता है। ठीक ना, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं अगर ये भी कोई पूछे तो याद रखना, एक छत्री है ना, ये संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर देखिए आपका त्र है ना, ये भी आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ये आज्ञा है ना, ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है। और यहाँ पे देखिए श्री वाला श्र है ना, तो ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है। ये सभी क्या है प्यारे, संयुक्त व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। यह प्रश्न आपका बन सकता है, बन सकता ही नहीं, एक प्रश्न तो बना है। ठीक ना, इनमें से संयुक्त व्यंजन याद रखेंगे। और क्या इससे रिलेटिव प्रश्न बनते हैं, ये पूछ देता है कि यह जैसे छत्री है यह किन वर्णों से मिलकर बना है, ये जो त्र है ये किन वर्णों से मिलकर बना है, यह आज्ञा है या किन वर्णों से मिलकर बना है, और ये श्री है तो यह किन वर्णों के योग से मिलकर बना है। सबसे पहले आप यह देखिएगा, देखिए ये छत्री आप देख रहे हैं ना, यह किसके निर्माण से बना है, तो आधा क, और यहाँ पे देखिएगा ये पूरा स से मिलकर बना है ये छत्री। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे देखिएगा जो छत्री है ना किससे मिलकर बना है दोस्तों, याद रखिए क और आधा क और पूरा स से मिलकर बना है। ये त्र की बात करें तो याद रखेंगे आधा त और पूरा र से मिलकर बना है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद आप आज्ञा की बात करेंगे तो ये आपका आधा ज और पूरा इया से मिलकर बना है। क्या दोस्तों, आज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे स्र की बात करें तो याद रखेंगे यहाँ पे ये बड़ा वाला आधा स और पूरा र से मिलकर बना है। इसको आप देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटिव चीजें पूछ ली जाती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी, 4। कौन कौन, छत्री, त्र, आज्ञा, स्र। ठीक है, छत्री का निर्माण आधा क और स से, त्र का निर्माण आधा त और र से, आज्ञा का निर्माण आधा ज और इया से, और स्र का निर्माण बड़का श जो आधा श है और इसके बाद रस्सी वाला र से। ये याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके बन सकते नहीं, बने हैं। ठीक ना, इसको आप इस क्रम में याद रखेंगे। और 2018 का यह प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा व्यंजन नहीं, संयुक्त व्यंजन नहीं है, यही बताना था। तो याद रखेंगे इसमें जो यह है ना, यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये क्या कौन सा व्यंजन है आपको बता दे रहे हैं, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न बन सकता है या बना भी है। यह इनको बोलते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। और ये भी बता दूं, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या अगर पूछ ले तो कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे य, आपका र, आपका ल, आपका व। य, र, ल, व ये क्या कहे जाते हैं, तो ये अंत्यस्थ व्यंजन आपके कहे जाते हैं। इनको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, संयुक्त व्यंजन भी 4, अंत्यस्थ व्यंजन भी 4। और आपको यहीं पे जब मैं 4-4 की श्रृंखला करा ही रहा हूं तो याद रखेंगे एक आपका होता है उसमी, या इसी को बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। याद रखेंगे, या कहीं इसको एक ही में लिख देता है उसमी संघर्षी व्यंजन।
तो याद रखिएगा दोस्तों, उसमी संघर्षी व्यंजनों की संख्या कोई पूछे तो कितनी होती है? 4 होती है। ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। उसमी संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कोई पूछे कौन कौन से होते हैं तो ए स हो गया, ए वाला स हो गया, ए वाला स हो गया और ये ह हो गया, हाथी वाला। ये आपके क्या है दोस्तों? उसमी व्यंजन है, उसमी संघर्षी व्यंजन है। इनको आप ध्यान देते रहेंगे। उसमी संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिनके उच्चारण करने में मुख से गर्म हवा निकले या रगर के माध्यम से हवा निकले, उसको हम उसमी संघर्षी व्यंजन का नाम देते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है? तो यह नहीं है। आपसे कोई पूछेगा कि यह क्या है तो यह आपका अंत्यस्थ व्यंजन है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, यह अंत्यस्थ व्यंजन है। इस क्रम को आप ध्यान देते रहेंगे। इसी क्रम में मैं आपको आगे भी कुछ चीज़ें बता दूं। याद रखना, जब व्यंजनों की ही बात पूछ रहा है तो ये प्रश्न ये भी बन सकता है और बन भी जाएगा कि पूछ देता है आगत व्यंजन किसे कहते हैं। तो याद रखना, कहीं भी ये पूछ ले कि आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो इनकी संख्या 2 होती है। ज, जहाज वाला ज और फल वाला फ को हम क्या बोलते हैं? आगत व्यंजन का नाम देते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, प्रश्न ये भी बन चुका है कि नासिक व्यंजन किसे कहते हैं। इसी वीडियो में मैं दिखा दूंगा। ये प्रश्न बना है कि नासिक व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो वायु है, जो हवा है, वो नाक से निकले, उसे हम नासिक व्यंजन बोलते हैं। और याद रखना, नासिक व्यंजन हर वर्ग का 5वां वर्ग कहलाता है। ये भी आप याद रखेंगे। जैसे आप क वर्ग में देखिएगा, लास्ट में आपका अंग आता है, ये नासिक व्यंजन हो गया। च वर्ग का देखिएगा आपका इया आता है, ट वर्ग का देखिएगा आपका अड़ आता है, और त वर्ग का देखिएगा आपका न आता है, और प वर्ग का पावर का देखिएगा आपका क्या आता है? म आता है। ये क्या है दोस्तों? नासिक व्यंजन है। हर वर्ग का 5वां वर्ग नासिक कहलाता है। अर्थात इसके उच्चारण में जो वायु है, हवा है, वह नाक से निकलती है, इसलिए इसको हम नासिक व्यंजन का नाम देते हैं। ये भी बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, प्रश्न ए भी बन चुका है। याद रखेंगे, सुपर टेट। मैं ये नहीं कहता कि केवल आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका यूपी टेट ही तैयार होगा। मैं तो इतना आपको प्रोमिस करके इस वीडियो को स्टार्ट किया हूं कि दोस्तों यह वीडियो केवल यूपी टेट के लिए ही नहीं रहेगी। यूपी टेट इस वीडियो से तो पूरा ही आ जाएगा, लेकिन आपका आगामी एग्जाम, सुपर टेट, टीचर वैकेंसी या आपका सी टेट, DSSB, KBS, सबको ध्यान में रखते हुए वीडियो शूट हो रही है। ठीक है, तो इस क्रम में आपको बता दें, ये भी प्रश्न बन चुका है यूपी टेट, सुपर टेट में कि पार्श्विक व्यंजन किसे बोलते हैं। याद रखना, जो पार्श्विक व्यंजन होता है उसको ल को क्या बोला जाता है? पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। और इसी क्रम में एक प्रश्न और बनता है, पूछ देता है कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, जो ये र है ना, रस्सी वाला र है, राम वाला र है, इसको क्या बोलते हैं प्यारे? इसको हम लोग नाम देते हैं लुंठित व्यंजन का। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पार्श्विक व्यंजन ल, लुंठित व्यंजन किसे कहेंगे? र को कहेंगे। ये चीजों को आप ध्यान रखते रहेंगे। इसी क्रम में मैं कुछ न छोड़ूं तो इसी को बता दूं, प्रश्न ए भी बन चुका है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ये देख लेंगे। स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है प्यारे कितनी? 25 होती है। याद रखिएगा, 25 होती है। याद रखिएगा, कोई पूछे कि कहाँ से कहाँ तक स्पर्शी व्यंजन कहलाता है, या कुछ भी दे देगा, क दे देगा, म दे देगा, ट दे देगा, च दे देगा, ठीक ना, इसके बाद ह दे देगा, स दे देगा, कि इसमें से कौन स्पर्शी व्यंजन है। तो आप छाटेंगे। तो आप किस प्रकार छाटेंगे, आपको ये भी रूलेशन में बता दूं दोस्तों। याद रखिएगा, आपका जो वर्णमाला है जिसमें आपका व्यंजन है, क से लेकर और जहाँ दोस्तों म आता है ना, यहाँ तक के व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या जो होती है, गिन लीजिएगा, 25 होती है। और यही कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन। अगर आपको कहीं ऐसे ना लिखे, ऐसे मिल जाए, क वर्ग से लेकर, याद रखिएगा दोस्तों, क वर्ग से लेकर आपका यहाँ पे प वर्ग तक के जो व्यंजन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। इस बात को भी आप लोग याद रखते रहेंगे। ठीक है, इस क्रम में देखिएगा, ऐसा कुछ भी आपको नहीं छोड़ेंगे जैसा आपको वो चीजें बाकी रह जाए। एक प्रश्न मेरा और छूट रहा है, जैसे जैसे मुझे याद रहा। प्रश्न ये भी बन चुका है कि उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। आपका ए ढक्कन वाला, ए डलिया वाला ड और ए ढक्कन वाला ड, ये दोनों आपके क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, इतना आप याद कर लो दोस्तों। आपका व्यंजन से एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा। ये प्रश्न ही आपके बने हैं, यही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आप इसको बढ़िया से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कई कई बार देखो। आपका बिल्कुल वर्णमाला से चीजें बाकी नहीं रह जाएगी।
तो प्रश्न था कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन है, संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है। सॉरी, इसी बात को मैं बार बार पढ़ रहा हूं। तो यह जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, यह अंत्यस्थ व्यंजन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आपको आगे ले चलते हैं। आगे आप लोग देखिएगा, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता हो उसे हम क्या कहते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पे हम उच्चारण को देखेंगे, याद रखेंगे। ये उच्चारण की जो ध्वनियाँ होती है, इसको मैं सब चीज़ को बता दूंगा। एक होता है आपका कंठ, इसके बाद आपका आता है, क्या आता है याद रखेंगे, सब लोग ध्यान रखेंगे। कंठ के बाद आता है तालु, और तालु के बाद आपका आता है मूर्धा, और मूर्धा के बाद आपका आता है दंत, और दंत के बाद आपका आता है, क्या आता है दोस्तों, ओष्ठ। इसी क्रम में हम लोग ध्वनियों का या वर्णों का या व्यंजनों का या स्वरों का उच्चारण करते हैं, इसी क्रम में करते हैं। तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दंत व्यंजन बोलते हैं। याद रखेंगे, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीभ जहाँ पे लगेगी और जिस वर्ण का उच्चारण होगा वही व्यंजन उसको बोलेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे जो आपका कंठ है, जितने क वर्ग है ना, याद रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क वर्ग। अब क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। आपका क हो गया, ख हो गया, यहाँ पे आपको लिख कर भी बता रहे हैं, क हो गया, ख हो गया, आपका ग हो गया, आपका घ हो गया, आपका अंग हो गया। अंग तो इसे नासिक है, ये है, आपको पता ही है, लेकिन इसको भी इसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता हो उन्हें हम कंठ वर्ग की ध्वनियाँ या क वर्ग बोलते हैं। जिनका उच्चारण तालु से होता है उसे हम च वर्ग के, याद रखेंगे, च, छ, ज, झ, इसे कुछ भी पूछ ले, अगर च वर्ग का है तो आप कहिएगा इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ठीक ना। अब अभी मैं आगे बढ़ूंगा और कहूंगा कि आपका ट वर्ग जितना है दोस्तों, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ऐसे जो भी कुछ है ना, अगर उससे पूछ लेगा कि इनका उच्चारण स्थान, अभी पूछ देगा कि ठ का उच्चारण स्थान क्या है, आप कहिएगा तुरंत मूर्धा है। ठीक ना। अगर आपको अभी मैं पूछ दूं कि त हो गया, आपका थ हो गया, आपका द हो गया, ये सब चीजें मैं ले लूं और कहूं कि आपको पूछ दूं कि द का उच्चारण स्थान क्या है, आप तुरंत कहिएगा ये त वर्ग की ध्वनि है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। अभी मैं आपको ओष्ठ की बात कर रहा हूं, याद रखेंगे, ओष्ठ में आपका प हो गया, फ हो गया, ठीक ना, ब हो गया, म हो गया, ये सभी ओष्ठ ध्वनियां हैं। अगर ये पूछ दे, अभी ले लूं म, और म को कहूं कि बताइए म का उच्चारण स्थान क्या है, आप तुरंत कहिएगा कि म जो है प वर्ग का ध्वनि है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ठीक ना। इस क्रम में आपका उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान को आप बारीकी से याद रखेंगे, ये होते हैं उच्चारण करने के तरीके। आप सबको ध्यान देते रहिए ये चीज़ों को। आपका इसका करेक्ट आंसर दंत हो जाएगा। जिसका ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से उच्चारण होता है उसे हम दंत कहते हैं। और याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपका कब बना दोस्तों, तो याद रखेंगे 2018 के ही यूपी टेट के एग्जाम में बना है। आप उस प्रश्न का एनालिसिस करिएगा, आपको ये प्रश्न वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपको आगे ले चलते हैं। देखेंगे निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ये भी देखिए। आपका 2018 में प्रश्न बना कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं। आपको मैंने बताया भी है, पहले ही बता दिया कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आपका 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, स होता है, ए स होता है, ए स होता है, और आपका ह होता है। अभी मैंने आपको यहाँ पे देखिएगा, शुरू में ही यहाँ पे मैंने दिखाया, यहाँ पे देखिए, आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा, ये आपका मैंने ऊष्मी व्यंजन बताया। ये कौन कौन से हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये स ह, यही आपके क्या होते हैं, तो ऊष्मी व्यंजन होते हैं, आपको पता है। ठीक ना। तो यही पूछा है कि ऊष्मी व्यंजन कौन से हैं, तो आप बताइए ये ऊष्मी व्यंजन है कि आपका ये ऊष्मी व्यंजन है, कि आपका ये ऊष्मी व्यंजन है, कि आपका ये ऊष्मी व्यंजन है, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे ये जो है ना ऊष्मी व्यंजन है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा है। आपको बता दीजिए, आपको ये पूछेगा कि ये क्या है, आप तुरंत बताइएगा अंत्यस्थ व्यंजन है। क्या है दोस्तों, अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, आपको अभी ये पूछ देगा यह कौन सा व्यंजन है, आप तुरंत बताइएगा ये तो स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। आपको पता है ये सब चीजें, जब भी जो भी चीजें पूछे ना, आप उस क्रम में उस चीज को बताने के लिए तैयार रहिए। ठीक ना। आज की वीडियो पूरा आप लास्ट तक देख लेंगे दोस्तों, तो मुझे यह आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यूपी टेट का आप किसी साल का पेपर उठा लेना, कोई भी प्रश्न ऐसा छूटा नहीं रह जाएगा जो वर्णमाला से आप न कर लें या आपको न आता हो। आप केवल आज की वीडियो को पूरा सेशन देख लीजिएगा, और आपको मैं यहीं पे प्रॉमिस करा ही देता हूं, आपको इस चीज की मैं गारंटी ही दे देता हूं कि जैसे आज आपने वर्णमाला देखा, कल आप समास देखेंगे, फिर कारक देखेंगे, इसी
इसी तरह कोई भी ऐसा हर चैप्टर को सिलेबस के अनुसार हर चैप्टर को कवर करेंगे और पूरा आप सिलेबस का या चैप्टर मेरा देख लेना। केवल आपको मैं हिंदी से 20 वीडियो दूंगा और 20 वीडियो से ऐसा कोई भी प्रश्न या टॉपिक नहीं जाएगा जो ग्रामर को आप बिल्कुल, हिंदी व्याकरण को आप बिल्कुल पूरा से पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए दोस्तों मेरा आपसे एक ही विनम्र निवेदन रहता है, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ना करिए चलेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा बिल्कुल सही तरीके से सही टाइम पर समय टू समय मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, लेकिन वीडियो को आप लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। आप केवल वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला उजागर करिए। और चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपका एक प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे स का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है, यही पूछा है। याद रखेंगे स का ध्वनि उच्चारण स्थान दंत होता है कि मूर्धा होता है कि आपका तालु होता है कि आपका दंतालु होता है। 4 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप देखिएगा तो आपको बता दें जो स होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें जैसे तालु में आप लोग ध्यान रखिएगा, तालु का मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे आपका च हो गया, आपका छ हो गया, आपका ज हो गया, आपका झ हो गया, आपका इया हो गया, सभी तालु से इनका मतलब कि क्या होता है, उच्चारण होता है। ठीक ना, मैंने इसको तो पहले ही स्लाइड में बता दिया कि ये तालु की ध्वनियाँ है। देखिए मैंने जो पहला प्रश्न आप लोगों को कराया उससे बहुत ऐसे प्रश्न है कि जो मिल रहे हैं। ठीक ना, 2017 में प्रश्न बनाया कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। आपको देखिए जब परीक्षा में बैठ जाइए, आपको कुछ भी ना आता हो ना तो आप क्या करिए कि उसको देखिए कहाँ से किसका उच्चारण स्थान हो रहा है। जैसे आपको पूछ दे जैसे गौ पूछ दे कि गौ का उच्चारण स्थान क्या है, गौ को बोलिए। देखिए गौ का कहाँ से उच्चारण हो रहा है, तो मुख गुहा से हो रहा है, एकदम अंदर से गौ का ध्वनि आ रहा है। आपको छ पूछे तो आप लोग याद रखिएगा यह तो आपका तालु से है। आपको याद रखिए च पूछे ये भी आपका तालु से है, झ पूछे ये भी तालु से है। अभी इसी क्रम में अब ट का जो भी कुछ रहेगा आपका मूर्धा से रहेगा। अभी दंत की पूछ ले, आपको यह ध्यान रखिएगा जब जो आपकी जीवा है ना, जीवा को अगर आप दंत पर लगाएंगे, दांतों पर लगाएंगे तभी आप दंत ध्वनियों को बोल पाएंगे। जैसे त हो गया, आपका द हो गया, आपका थ हो गया, याद रखेंगे सभी दंत ध्वनियां हैं, इसको आप ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अब हम आगे आपको कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रश्न बन चुका है। और इसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रश्न है, याद रखेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण ऐसा मैं आज आपको अल्प प्राण बताऊंगा, ऐसा आज मैं आपको महाप्राण बताऊंगा कि आप केवल वीडियो को देख लीजिए, आपका अल्प प्राण और महाप्राण दोनों क्लियर हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों अल्प प्राण का एक सूत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 1 3 5। क्या बोलते हैं 1 3 5, 135 से याद रखिएगा अल्प प्राण, और महाप्राण होता है 2 और 4। ये आपका सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे क वर्ग की ध्वनि लिख ले रहा हूँ, क वर्ग। और यह बहुत बड़ा स्क्रीन नहीं है इसलिए मैं आपको केवल एक ख वर्ग की ख वर्ग कर रहे हैं, च वर्ग की ध्वनि को लिख ले रहे हैं, कौन च वर्ग की ध्वनि को लिख रहे हैं, दोनों ध्वनियों को लिख ले रहे हैं। देखिए क वर्ग में आपका क हो गया, आपका ख हो गया, आपका ग हो गया, आपका घ हो गया, आपका अंग हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें से प्रश्न बनता है दोस्तों, प्रश्न का लेवल क्या बनता है। सुपर टेट में अल्प प्राण महाप्राण आपका ले लिया है, पूछा है, तो आप इसको कैसे करेंगे। जहां कहीं भी आपको अल्प प्राण महाप्राण पूछ दे, अगर पूछ दे कि अगर मैं इसमें आपको, चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ग क्या है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है, आप क्या करेंगे, कैसे बताएंगे। तो आपका एक सूत्र है, याद रखेंगे। आप इसको ऐसे देखिए, इसको 1 करिए, इसको 2 करिए, इसको 3 करिए, इसको 4 करिए और इसको 5 करिए। प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना आप आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं कह दूं कि क क्या है। चलिए देखिए क क्या है, तो क का सूत्र क्या है, 1 पूछे, 1 के सामने वाला जो वर्ण रहेगा वह अल्प प्राण है, 3 के सामने वाला जो वर्ण रहेगा ये भी आपका अल्प प्राण है, और यहाँ पे रखिएगा दोस्तों 5 के सामने वाला जो वर्ण है ना ये भी अल्प प्राण है। महाप्राण कौन रहा, जो आपका 4 के सामने का है घ, ये भी महाप्राण है। याद रखेंगे जो आपका 2 है अर्थात आपका ख है ये भी महाप्राण है, और यहाँ पे जो घ है अर्थात 4 है ये भी आपका महाप्राण है। अगर अल्प प्राण की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे इसका क हो गया, इसका आपका ग हो गया, इसका आपका अंग हो गया, ये क्या है, अल्प प्राण है। इस बात को आप ध्यान रखते रहेंगे, इसको आप बहुत अच्छे तरीका से देखते रहेंगे।
चलिए मैं आपको अगर इस प्रश्न से पूछ दूं कि बताइए कि झ क्या है, झ क्या है, आप क्या बताएंगे? झ क्या है? अल्प प्राण है कि महाप्राण है? आप क्या करिएगा दोस्तों, आप यहाँ पे तुरंत सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे झ क्या है, च वर्ग की ध्वनि है। अब च वर्ग को हम लिख लेंगे, तुरंत ये काम करेंगे, च इसके बाद छ, इसके बाद ज और इसके बाद झ और इसके बाद हम इया याद रखेंगे। और आपको पता है मैंने कहा कि झ क्या है, याद रखेंगे। यहाँ पे मैं 1 2 आपका फिर 3 आपका 4 और आपका 5 लिख लिया। मैं कर रहा हूँ झ, झ आ रहा है 4 पे, और 4 को आपको पता है 4 क्या होता है, महाप्राण होता है। क्या दोस्तों, महाप्राण होता है। इसलिए जो झ है वह क्या है, महाप्राण है। ठीक है, मैंने आपको इसी क्रम में इतने प्रैक्टिस बता दिया, आप इसको देखते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे। आपको मैं एक और भी चीज़ बता दूं, प्रश्न एक ये भी बना है दोस्तों, यह अलग अलग एग्जाम में पूछ लेता है कि केबीएस में, याद रखेंगे केंद्रीय विद्यालय समिति के एग्जाम में बन चुका है ये प्रश्न कि अल्प प्राण में कह दिया है कि प्रश्न ऐसे बना है कि अंत्यस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं ना वह अल्प प्राण की ध्वनियां होते हैं। आपका य, आपका र, आपका ल, आपका व कहीं भी आए ना, याद रखना, आपका कहीं य र ल व आए उसको आप क्या बोलिएगा, यह आपका अल्प प्राण है। आपको उसमें व्यंजन जो होते हैं दोस्तों, स और ये स और ये स आपका क्या होते हैं, तो याद रखेंगे यह आपके महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, यह आपके होते हैं महाप्राण। ये भी आप ध्यान रखते रहेंगे, इस चीज़ों को आप कवर करते रहेंगे। स स स ह ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। अब बताइए, आप कभी भी एग्जाम में जाएंगे, अल्प प्राण पूछ ले, कोई भी पूछे, मैंने तो ये नहीं बताया ना कि केवल एक ही बता दूं कि यह अल्प प्राण है या महाप्राण है, आप इसको रट लीजिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बताया कि अल्प प्राण की ध्वनियां य र ल व होती है, अंत्यस्थ होते हैं, 1 3 5 इनको अल्प प्राण से याद रखो, महाप्राण से भैया 2 और 4 याद रखो। इसने याद रखो, अल्प प्राण महाप्राण कहीं भी पूछे, किसी भी टॉपिक पे पूछे, आप तुरंत अपने अनुसार इसको हल कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यह जो है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका अंगा है, इसको क्या बोलते हैं, अंगा बोलते हैं। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है, मैंने बता दिया कि हर वर्ग का जो 5वां वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिक है। क्योंकि जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो वायु जो होती है वह नाक से निकलती है, इसको हम नासिक का नाम देते हैं। अब बताइए, यहाँ पे देखिए कंठ तालव्य है कि मूर्धन्य है कि कंठोट्य है कि आपका नासिक है। आप बताइए, अंगा का उच्चारण स्थान आपको पता है दोस्तों कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। मैं ज़्यादा ना बताऊं, आप ही हमको बताइए, इसका जो उच्चारण स्थान है वह नासिक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जैसे कि आपका क वर्ग का अंग हो गया 5वां, आपका च वर्ग का इया हो गया, आपका ट वर्ग का आपका अड़ा हो गया, ठीक ना। इसकी क्रम में आप 9 में, फिर इसमें त वर्ग में जाइएगा 9 हो गया, फिर प वर्ग में जाइएगा आपका म हो गया। ये सभी क्या है दोस्तों, ये आपके नासिक व्यंजन, इनका उच्चारण नासिक से होता है, नाक से होता है, ठीक ना। ये बात आप लोग याद रखते रहेंगे, इस चीज़ को आप कंफर्म कर लीजिएगा। आगे देखते हैं ट वर्ग में। यहाँ पे ट वर्ग से पहले मैं आपको अल्प प्राण महाप्राण बताया, इसी क्रम में मैं आपको बता दे रहा हूँ अघोष और आपको बता दे रहा हूँ सघोष। ये भी ध्यान रखिए, ये भी टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेंगे। अघोष एक हो गया और एक आपका सघोष हो गया। दोनों को देखिए कि अघोष क्या होते हैं और सघोष क्या होते हैं, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी क्रम में सबसे पहले मैं सूत्र बताऊंगा आपको, क वर्ग, ख वर्ग, ट वर्ग और इसके सॉरी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, ये सब याद रखना होगा कि कौन सा वर्ग का कौन सा व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जो अघोष होता है ना, यह 1 और 2, ठीक ना, यह प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होते हैं उनको हम अघोष बोलते हैं। और प्रत्येक वर्ग का आपका तीसरा, आपका चौथा, आपका 5वां जो वर्ण होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सघोष वर्ण बोलते हैं। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे मैंने क वर्ग लिख लूं, चलो क वर्ग को मैंने लिख लिया। अब क वर्ग में आपका क आता है, आपका ख आता है, आपका ग आता है, आपका घ आता है और आपका अंग आता है, याद रखना। अब मैं कुछ भी पूछूं दोस्तों, आप बताइए घ क्या है, मैं पूछ दूं ग क्या है, आपका क क्या है, आप तुरंत बताइएगा। आपको मैंने बता दिया कि जो क और ख होते हैं, अर्थात आपके पहला और दूसरा वर्ण होते हैं, इनको अघोष बोलते हैं। और मैंने बता दिया कि ग, घ और अंग होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इसको सघोष बोलते हैं। आपको कुछ नहीं छाटना है, इसी क्रम में आप लोग इसको बांट लीजिए। इसी क्रम में मैं आपको आगे लेकर चलूं। आपको जैसे आपका यहाँ पे मैं आपका क्या लिख दूं, जो तालु से जिसका उच्चारण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको च वर्ग बोलते हैं। तालु से जिनका उच्चारण स्थान होता है
च वर्ग बोलते हैं। जैसे आपका च हो गया, आपका छ हो गया, आपका ज हो गया, आपका झ हो गया और आपका इया हो गया। 5 वर्ड होते हैं प्रत्येक वर्ग में, याद रखेंगे। और यहाँ पे आपको च और छ ये क्या है दोस्तों, अघोष हैं। और यहाँ पे ज झ इया आप के 3 4 5 वर्ड हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सघोष हो जाएंगे। इसी क्रम में आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पे मैं आपको बता दूं, इसी को याद रखेंगे। सघोष को कहीं कहीं घोष भी लिख देता है, आप इसको देखकर भ्रमित ना होइएगा। और आपको बता दें, जितने भी स्वर हैं जो अ आ ई में जो स्वर होते हैं, जितने भी स्वर हैं सभी क्या होते हैं, आपका घोष या सघोष होते हैं। और आपका याद रखेंगे जितने भी, जैसे कि आपका उसमें व्यंजन में आप याद रखेंगे ए स हो गया, ए स हो गया, ए स हो गया और आपका फ हो गया, ये भी याद रखेंगे। ये आपके अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये आपके अघोष कहलाते हैं। इस क्रम को आप लोग या देखते रहेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे। यहाँ पे स्वर की बात आई है तो स्वर का भी मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। याद रखें, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है, 11 बताई गई है। याद रखेंगे, इनका प्रकार कोई पूछे कि प्रकार कितना है, तो स्वरों का प्रकार बताया गया है 2। एक होता है आपका हरस्व स्वर, क्या होता है दोस्तों, हरस्व स्वर। और एक होता है आपका क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर। और एक स्वर और बता दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुलुप्त स्वर। पुलुप्त स्वर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, याद रखेंगे। पुलुप्त स्वर किसे कहते हैं, तो हरस्व स्वर की अपेक्षा जिसमें 3 गुना समय जिसके उच्चारण में लगता हो उसे हम पुलुप्त स्वर बोलते हैं। और इसका बहुत बेस्ट उदाहरण होता है ओम, इसको आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दीर्घ हरस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, हरस्व स्वर की संख्या याद रखिएगा 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों, हरस्व स्वर की संख्या 4 होती है। और दीर्घ स्वर की संख्या कोई पूछे तो कितनी होती है, 7 होती है। ये भी याद रखेंगे। हरस्व स्वर को और भी एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मूल स्वर। कोई पूछे कि मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो याद रखना दोस्तों, बता देना मूल स्वर 4 हैं। अगर आपको पूछे कौन है तो याद रखेंगे, ए अ है, ये छोटी ई है, ये छोटा ऊ है और ये ऋषि वाला री है। ये क्या कहलाते हैं, ये हरस्व स्वर कहलाते हैं या मूल स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। ये बात को याद रखेंगे। दीर्घ स्वर की बात करें तो याद रखना, दीर्घ स्वर जो होता है दोस्तों, आपका जैसे आ हो गया, आपका बड़ी ई हो गया, आपका बड़ा ऊ हो गया, आपका एनक वाला ए हो गया, आपका ए हो गया, आपका ओ हो गया, आपका औ हो गया। ये क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके क्या हो गए, दीर्घ स्वर होंगे। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 7। आपको मैं यहीं पे एक बात बता दूं, स्वर से ही आया। आपको कोई पूछ दे कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, ये भी प्रश्न बन सकता है कि अयोगवाह कितने होते हैं, तो अयोगवाहों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। एक आपका जो आप लोग देखते हैं अंग को अयोगवाह बोलते और अह को क्या बोलते, अयोगवाह बोलते। इसको विसर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, विसर्ग बोलते हैं। अ को, यह वर्णों को अलग करने का यह सिंबल होता है, याद रखेंगे, इसको विसर्ग बोलते हैं, ठीक ना। और इसको जो अंग होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि ऊपर जैसे कहीं चंद बिंदु ऐसे लगा दे, इसका न के भाव में उच्चारण होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। म के भाव में इसका उच्चारण होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको अनुस्वार बोलते हैं। और जो ये चिन्ह होता है कहीं शब्द में ऐसे ऊपर नीचे लग जाता है, इसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं। याद रखिएगा, अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक होता है आपका अनुस्वार और एक होता है आपका दोस्तों विसर्ग। दोनों को आप याद रखते रहेंगे, ठीक है। आज का सेशन बहुत आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। और सभी इसी क्रम में मैं सेशन को पढ़ाते हुए चलूंगा। आप पूरा हमारा 20-25 वीडियो हिंदी से होगा, उसको देख लीजिएगा और आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा जो आप ना उसको सॉल्व करके आए, ठीक ना, जो व्याकरण की दृष्टि से रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। आपको बता दिया दोस्तों कि जो क वर्ग है आपका कंठ है, आपका च वर्ग है तालु है, ट वर्ग है मूर्धा है, त वर्ग है दंत है और प वर्ग है ओष्ठ है। तो इसका क्या पूछा, ट वर्ग पूछा। ट वर्ग क्या है दोस्तों, मूर्धा है। ये बात आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंठ वर्ग का क वर्ग है और यहाँ पे तालु है जो दोस्तों याद रखेंगे, तालव्य को नहीं तालु याद रखिए। तालु जो है आपका क्या है दोस्तों, च वर्ग है। मूर्धन आपका ये है, दंत आपका त है, ठीक ना। ओष्ठ पूछे आपका प है, ठीक ना। जो भी कुछ पूछ रहा है आप ऐसे ऐसे इसका उच्चारण बताते रहिए। चलिए आगे देखते हैं अर्ध स्वर क्या कहलाते हैं। मैं आपको बता दूं, याद रखेंगे, अंत्यस्थ व्यंजन के कुछ ऐसे 2 स्वर है ना, उनको अर्ध स्वर बोलते हैं। य और व को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। यहीं पे मैंने आपको बता दिया कि उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अर्ध स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ढ और ढ को बोलते हैं, ये आपको याद रखेंगे। आगत व्यंजन जो होते हैं, जो विदेशी भाषाओं से इनकी उत्पत्ति हुई है, याद रखेंगे, ज और फ को बोलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। फारसी भाषा आपको हिंदी में कभी
कभी पूछे ना तो ज और फ जहाँ पे मिले उसको फारसी भाषा बोलते हैं, आगत भाषा इनको बोलते हैं, ये बात याद रखेंगे। तो अर्ध स्वर क्या हो गया आपका य और व हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ पे 8 नंबर का बात करेंगे। घ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, कंठ है, तालु है, किदंत है? आपको बता दिया कि जो घ है वह क वर्ग का है और क वर्ग के जितने पांचों वर्ण होते हैं याद रखेंगे व्यंजन कहे जाते हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी मैं चीजों को बता चुका हूं। आगे देखेंगे क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बना है? जब आपका मैंने पहला ही प्रश्न बताया वहां पे बताया कि क्षत्रिय वर्ण क्या है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आपको बता दिया था। इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन होते हैं? आपका क्षत्रिय हो गया, आपका त्र हो गया, आपका आज्ञा हो गया और आपका श्र हो गया। और को पता है कि क्षत्रिय वर्ण क्या है? संयुक्त तो है लेकिन इसका निर्माण आधा क और पूरा स से हुआ है और इसका निर्माण आधा त और पूरा र से हुआ है। इसका निर्माण आधा ज और य से हुआ है और इसका निर्माण आधा स और र से हुआ है। ये निर्माण की वृद्धि है, आप लोग ध्यान रखिए। और इसका निर्माण किससे हुआ? ऑप्शन नंबर ए से हुआ। ये आपका 2013 में प्रश्न बना है जो वर्णमाला से। आप सब चीज़ों को देखते रहिएगा और जितना मैंने आपको प्रश्न दिखाया सभी आपके प्रीवियस ईयर के हैं। आप मैंने प्रत्येक जो साल का प्रश्न है मैंने सभी को डेट बाय डेट लिख कर दिखाया कि आप उस साल में जाकर उस प्रश्न को देख भी सकते हैं। आप उसको आप अनुभव भी हो सकता है कि प्रश्न बना है। प्रश्न बनने का ध्येय यही होता है, बस इसी से ऐसे ऐसे प्रश्न बन सकता है। आप इसने प्रश्नों को ध्यान से देखते रहिए। ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, प्रश्न ए भी बन चुका है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? याद रखेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। याद रखिएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। पहले वर्णों की संख्या कितनी हुआ करती थी? तो वर्णों की संख्या पहले आपकी क्या थी? वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 थी, लेकिन हिंदी वर्णमाला लिपि द्वारा आयोग द्वारा एक वर्ण और बढ़ा लिया गया और इस समय वर्णों की संख्या हो गई है दोस्तों 53। अगर 53 मिले ऑप्शन में तो आप 53 को ही मानिएगा। एक वर्ण है जिसको ऐसे करते हैं दोस्तों, ऐसा इसका भाव होता है। इसको भी मान्यता दी गई है आयोग द्वारा, इसको भी आप ध्यान देते रहेंगे। अगर आपको मैंने ये भी बता दिया स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजनों की संख्या अगर कोई पूछे तो याद रखना व्यंजन में बच्चों को भ्रमित किया जाता है। याद रखें केवल व्यंजनों की संख्या पूछे तो याद रखना व्यंजनों की संख्या बताना, तो बताना क्या बताना? 41 बताना। और याद रखना ये भी प्रश्न बन सकता है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं? ये पूछ ले तो मूल व्यंजन जो होते हैं ये 33 होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 33 होते हैं। जैसा आप पूछे वैसा आप बता दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। इतने प्रश्न आपके आगामी एग्जाम से बने हैं। आशा करते हैं कि वर्णमाला से कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। अगर बचेगा भी तो इसके लिए मैं आपके लिए एक मैराथन लाऊंगा, जो मैराथन में आप प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को आपके सामने मैं रखूंगा। आप देखिएगा, मैं आपको प्रश्न और आंसर दोनों बताऊंगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मुझे विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। और अभिषेक एकेडमी के इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा। ठीक ना, बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।